Hello friends, welcome back to Dululu with Rosh. Before we begin today's story, I want to share something with all of you. This story is 100% original and completely written by me. It is not copied from anywhere. Every episode is created with my own imagination and hard work. Thank you so much for your love and support. Now, let's begin today's episode. शाम से लेकर रात तक की थकान के बाद आखिरकार रत्नापुर की हवेली खामोशी में डूब चुकी थी। बाहर चांदनी पूरी हवेली पर चांदी की तरह बिखर रही थी और अंदर हर तरफ एक अजीब सी शांति थी। रात के करीब 2 बजे यूर की आंख अचानक खुल गई। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और सामने देखा। अयांश काउच पर सोया हुआ था, ब्लैक टी शर्ट, एक हाथ सिर के पीछे, और चेहरे पर वही हमेशा वाली ठंडी सी शांति। यूर कुछ पाल उस देखती रही, फिर अचानक उसके पेट ने उसकी याद दिला दी। उससे भूख लगी थी। डिनर के वक्त उसने ज्यादा कुछ खाया ही नहीं था। यूर ने धीरे से ब्लैंकेट हटाई और चुपके से बेड से नीचे उतर गई। उसने एक नज़र अयांश पर डाली। गुड, सो रहा है। वो बिल्ली की तरह धीरे धीरे चलती हुई रूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। लेकिन जैसे हाई वो कॉरिडोर में पहुंची, उसकी सारी हिम्मत हवा हो गई। दिन में जो हवेली किसी सपने के महल की तरह लगती थी, वही रात में किसी पुरानी भूतिया हवेली जैसी लग रही थी। लंबे कॉरिडोर, पुरानी पेंटिंग्स, हवा से हिलते पर्दे, और कहीं दूर घड़ी की टिक टिक की आवाज। यूर ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। भूख भी ना इंसान से क्या क्या करवाती है। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। हर कदम के साथ उसे लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। कभी हवा की आवाज, कभी खिड़की की खाद खाद, कभी किसी के फुसफुसाने जैसी हल्की सी आवाज। यूर ने आंखें बैंड करके खुद को समझाया, यूर साइनहानिया, तुम किसी से नहीं डरती। फिर खुद ही धीरे से बोली, एक्सेप्ट घोस्ट्स। आखिर वो किचन तक पहुंच ही गई। उसने चैन की सांस ली। मिशन फूड सक्सेसफुल। लेकिन तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। यूर का खून जम गया। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। वो बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ी रह गई। तभी पीछे से आवाज आई, ए चोरी, आधी रात ने भूत बनके के घूम रही है। यूर ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। बुआ डैडी। उसने सीधा अपना हाथ दिल पर रखा। सीरियसली, डू यू वॉन्ट टू किल मी? बुआ दादी ने भावे चढ़ाई। अंग्रेजी बैंड कर, हमें थारी किट पिट समझ ना आव। यूर ने मुंह फुला लिया। आपको पता है मैं कितना डर गई थी? बुआ दादी ने कहा, वैसे थरे काम भी डरने वाले ही है। फिर उन्होंने आंखें सिकुड़ी। सच सच बता, चोरी क्या करने आए हैं? यूर ने आंखें फैला दी। क्या दादी, मैं इस हवेली की हुक्मरानी सा हूँ। बुआ दादी ने तुरंत जवाब दिया, अभी बनी नहीं है। यूर ने हाथ बांध कर कहा, बन चुकी हूँ। बुआ दादी मुस्कुरा दी लेकिन तुरंत अपना चेहरा सख्त बना लिया। चल बता, फिर यहाँ क्या कर रही थी? यूर ने धीरे से कहा, मुझे भूख लगी थी। बुआ दादी ने हाथ कमर पर रखा। रात के खाने में तो खाया न गया और अब आधी रात ने किचन लूटने आई है। यूर ने फ्रिज खोला। उसकी आंखें चमक उठी। राइस, दही, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। वो जीतने वाले एक्सप्रेशन के साथ बोली, दादी जी, मिल गया। बुआ दादी ने देखा और तुरंत बोली, रात में दही चावल नहीं खाते। क्यों? यूर ने कहा, बीमार पड़ जाएगी चोरी। यूर ने मुंह बना लिया। मेरे पास ऑप्शन है क्या है? वो प्लेट लेकर फ्लो पर बैठ गई। तभी बुआ दादी कुछ देर उस देखती रही, जैसे कोई पुरानी याद उनकी आंखों के सामने आ गई हो। फिर वो धीरे से आगे बढ़ी। रुक। यूर रुक गई। बुआ दादी ने किचन से कुछ मसाले निकले, थोड़ा बेसन, थोड़ी राई, कड़ी पत्ता, और कुछ ही मिनट में उन्होंने एक छोटी सी गरम तड़के वाली कड़ी बना दी। यूर हैरानी से देख रही थी। ये क्या है? खाकर देख। यूर उनके तरफ देख रही थी। बुआ दाई ने कहा, जहर नहीं है, चोरी खा। उन्होंने एक निवाला यूर को अपने हट्टों से खिलाया और यूर की आंखें बड़ी हो गई। वाह दादी, ये तो अमेजिंग है। आपके हाथों में तो सच में मैजिक है। और अगले हाईपैल, यूर ने झुका उनके गाल पर एक प्यारी सी किस कर दी। बुआ दादी तुरंत घबरा गई। ए चोरी, ज्यादा चिपक मत, चुपचाप खा। यूर हंसी और फिर तेजी से खाना खाने लगी। अरे धीरे खा, कोई चीन नहीं रहा। यूर ने हेस्ट हुए कहा, अगर कोई और आ गया तो? और वैसे भी आप भी तो हो, आप भी खा सकती हो। बुआ दादी अचानक चुप हो गई। उनकी आंखों के सामने एक पुरानी याद जिंदा हो गई। एक छोटी सी लड़की हेस्ट हुए कह रही थी, माँ आप भी तो हो, आप भी खा सकती हो। बुआ दादी की आंखें भर आई। तभी यूर को ठसका लग गया।
बुआ दादी तुरंत पानी लेकर आई। महारी मोरनी, धीरे धीरे खा। यूर रुक गई। दादी, मेरा नाम मोरनी नहीं है। बुआ दादी एक पाल के लिए खामोश हो गई, जैसे उनसे गलती से कोई बहुत किसी और का नाम निकल गया हो। कुछ नहीं, खामोशी से खा। खाने के बाद यूर ने प्लेट साफ की और फिर धीरे से बोली, दादी, हाँ, मुझे ऊपर अकेले जाने में डर लग रहा है, तो मैं जाती हूँ, लेकिन जब तक मैं ऊपर नहीं पहुँच जाती तब तक आप यहीं रहना। बुआ दादी उससे देखती रह गई। यूर धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। हर 2 कदम बाद वो मुड़कर देखती। दादी, आप हो ना? हाँ हूँ। थोड़ी देर बाद फिर मुड़ती। अभी भी हो ना? जा चोरी जा। फिर एक और बार मुड़कर देखा। बुआ दादी वही खड़ी थी। यूर मुस्कुरा दी और हवा में एक फ्लाइंग किस भेजे दी। गुड नाइट डैडी। बुआ दादी की आंखें भर आई। वो धीरे से बोली, बिल्कुल महारी मोरनी जैसी। लगभग 30 साल बाद किसी ने फिर से ये हवेली घर जैसी लगाई है। यूर को उनकी बात सुनाई नहीं दी। वो चुपके से रूम में वापस आ गई। अयांश अभी भी सो रहा था। यूर धीरे से बेड पर चढ़ गई और ब्लैंकेट ओढ़ ली। लेकिन जैसे ही वो सोने लगी, उसने महसूस किया कि किसी ने उसके ऊपर ब्लैंकेट ठीक की है। उसने आंखें खोली। अयांश नींद में ही उसकी तरफ देखे बिना ब्लैंकेट ठीक करके वापस काउच पर लेट गया था। यूर कुछ पाल उस देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। स्ट्रेंज मैन। और कुछ ही पाल बाद रत्नापुर की इस पुरानी हवेली में 2 लोग अपनी अपनी जिद और राज लेकर सो गए। और बाहर चांदब भी इस हवेली पर पहरा दे रहा था। अयांश काउच पर दोबारा लेट गया था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान जरूर थी, क्योंकि जिस पाल यूर चुपके से बेड से उठी थी, उसी पाल अयांश की आंख खुल गई थी। वो बचपन से ही बहुत हल्की सी आहट से जग जाने वाला इंसान था। उसने आंखें बैंड रखी और यूर को रूम से बाहर निकलते देखता रहा। जब रूम का दरवाजा धीरे से बैंड हुआ, तब अयांश भी बिना आवाज किए उठ गया। उसने अपनी ब्लैक हुडी पहनी और चुपचाप यूर के पीछे चल दिया। रत्नापुर की हवेली के अंधेरे कॉरिडोर्स में यूर का डरना, बार-बार पीछे मुड़कर देखना और फिर हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ना, ये सब देखकर अयांश के चेहरे पर हंसी आ गई। वाइल्ड कैट से ज्यादा तो ये रैबिट लग रही है। वो कुछ दूरी बनाए रखता हुआ उसके पीछे चलता रहा। फिर वो किचन के पास रुक गया और जो उसने देखा, उस देखकर वो भी कुछ पाल के लिए खामोश रह गया। बुआ दादी और यूर एक साथ। बुआ दादी का उससे डांटना, फिर उसके लिए कड़ी बनाना, उससे अपने हाथों से खिलाना और फिर अनजाने में उससे मोरनी कह देना। अयांश बस चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। फिर उसके होठों पर एक हल्की सी स्माइल आई। उसने धीरे से खुद से कहा, खून आखिर खून को पहचान ही लेता है। किसी को पता हो या ना हो, रिश्ता अपनी जगह खुद बना ही लेता है। उसकी नज़र बुआ दादी और यूर पर ही थी। यूर का बच्चों की तरह खाना, बार-बार बुआ दादी को देखना और फिर ऊपर जाते वक्त हर 2 कदम पर मुड़कर देखना, ये सब देखकर अयांश के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, गेम शुरू हो चुका है बुआ दादी जी। और इस बार मैंने जो चाल चली है, उसमें हेड्स भी मेरी होगी और टेल्स भी मेरी होगी। उसने हल्की सी हंसी के साथ सिर हिला दिया। ए फ्लैट, आप यूर से नफरत नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जिस जाल में मैंने आपको फंसाया है, उसमें फंसने के बाद हर रास्ता सिर्फ उसकी तरफ ही जाता है। अयांश कुछ देर और वहीं खड़ा रहा। फिर यूर को सीढ़ियां चढ़ते देख वो उससे पहले ही वापस रूम में आ गया। वो फिर से काउच पर लेट गया, जैसे वो पूरी रात वहीं सो रहा हो। कुछ मिनट बाद रूम का दरवाजा धीरे से खुला। यूर चुपके से अंदर आई। उसने पहले काउच की तरफ देखा। अयांश आंखें बैंड किए हुआ था। यूर ने धीरे से फुसफुसाया, गुड, सोया है। अयांश ने मुश्किल से अपनी स्माइल छुपाई। यूर बेड पर जाकर लेट गई, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस इंसान को वो सोया हुआ समझ रही है, वो उसके हर एक्सप्रेशन को महसूस कर रहा था। अयांश ने आंखें खोले बिना ही सोचा, मछली को लगता है कि वो आज़ाद तैर रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो कब का जाल के अंदर आ चुकी है। फिर उसने खुद ही अपनी सोच पर हल्की सी हंसी दी। नहीं अयांश, ये मछली नहीं है, ये तो तूफान है, और तुम खुद देखना चाहते हो कि ये तूफान तुम्हारी दुनिया को कितना बदलता है। उसने धीरे से यूर की तरफ देखा। वो ब्लैंकेट में लिपटी हुई बच्चों की तरह सो रही थी। अयांश कुछ पाल उस देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम्हें पता भी नहीं है यूर,
कि तुमसे ज्यादा खतरनाक चीज मेरी जिंदगी में कभी आई ही नहीं। और शायद मुझे पहली बार किसी खतरनाक चीज को खोने का डर लग रहा है। बाहर हवेली के आंगन में ठंडी हवा चल रही थी और रत्नापुर की इस पुरानी हवेली में एक शिकारी और उसका शिकार, दोनों को लग रहा था कि खेल उनके कंट्रोल में है। लेकिन सच तो ये था कि दोनों ही धीरे धीरे एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे थे। और कहीं दूर किस्मत चुपचाप मुस्कुरा रही थी। रोम, रात का वक्त था। शहर की रोशनियां आसमान के सितारों से टक्कर ले रही थी। कबीर रायचंद के पेंटहाउस के ग्लास वॉल से पूरा रोम चमक रहा था। रूम में हल्की सी जैज म्यूजिक चल रही थी। लग्जरी, पावर और खामोशी, ये तीन चीजें इस रूम का हिस्सा थी। कबीर अपने रूम में था। उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ बैठी हुई थी और दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। कबीर ने बिना ज्यादा ध्यान दिए फोन उठाया, लेकिन अगले हाई पल उसकी आंखें सिकुड़ गई। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही थी। रत्नापुर की हवेली, अयांश और यूर। वीडियो में अयांश यूर को अपनी बाहों में उठाकर महल के अंदर ले जा रहा था। कबीर कुछ पल तक बिना पलक झपकाए स्क्रीन को देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। उसने फोन टेबल पर जोर से रख दिया। अयांश सिंघराईजाड़ा, तुम हर जगह मेरे रास्ते में क्यों ना जाते हो? उसकी गर्लफ्रेंड ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? कबीर ने जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र अब भी फोन की स्क्रीन पर थी। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी इस लड़की से? उसकी गर्लफ्रेंड ने फिर पूछो। कबीर धीरे से हंसा। प्रॉब्लम नहीं है, इंटरेस्ट है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो लड़की सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो एक कहानी का सेंटर है। वो एक एम्पायर की वारिस है। वो एक ऐसी चाबी है जो बहुत सारे बैंड दरवाजे खोल सकती है। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी तरफ देखा। यू आर ऑब्सेस्ड विद हर। कबीर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। ऑब्सेस्ड? नहीं, मैं सिर्फ हारना पसंद नहीं करता। उसने रोम की रोशनियों की तरफ देखते हुए कहा, मैं बचपन से एक बात जानता हूँ। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो चीज़ें उन्हें मिल जाती हैं और जो चीज़ें उन्हें हासिल करनी पड़ती हैं। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। और मुश्किल चीज़ें मुझे हमेशा पसंद रही हैं। तभी उसका असिस्टेंट का कॉल आया। सर, रत्नापुर में हमारे लोग पहुंच चुके हैं। कबीर ने पूछो, और? अभी तक किसी को शक नहीं हुआ है। कबीर ने सर हिला दिया। गुड, फिलहाल सिर्फ देखना है, कोई जल्दबाजी नहीं। असिस्टेंट ने पूछो, सर, अगर अयांश को पता चल गया तो? कबीर हल्का सा हंसा। तभी तो मजा आएगा। अयांश सिंघराईजादा को दुनिया डेंजरस कहती है, लेकिन हर शिकारी को लगता है कि जंगल उसका है, जब तक कोई दूसरा शिकारी उसके एरिया में एंटर नहीं करता। असिस्टेंट चुप हो गया। कबीर ने फोन की स्क्रीन पर दोबारा यूर की फोटो देखी, फिर धीरे से बोला, रत्नापुर, आखिरकार हम मिलने वाले हैं। उसने फोन लॉक किया और खिड़की के बाहर देखने लगा। रोम की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और हजारों किलोमीटर दूर रत्नापुर की हवेली में अयांश और यूर को अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि कोई दूर बैठा हुआ आदमी उनकी जिंदगी को एक खेल की तरह देख रहा था, और इस खेल का अगला मूव बहुत जल्द चलने वाला था। रत्नापुर हवेली सुबह का माहौल। रत्नापुर की पुरानी और शाही हवेली में सुबह से ही चहल पहल थी। आज पूरा परिवार अपने पुश्तैनी महादेव मंदिर जाने वाला था। हवेली के आंगन में तैयारियां चल रही थी। सेवक इधर उधर दौड़ रहे थे और पूरे महल में पूजा की सुगंध फैली हुई थी। यूर ने आज एक खूबसूरत साड़ी पहनी थी। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ियां। वो सच में एक नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी। खुद यूर को भी यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी कितनी बदल गई थी। सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे। हंसी मजाक और बातें चल रही थी। तभी डाइनिंग हॉल के दरवाजे पर बुआ दादी नजर आई। यूर ने उन्हें देखकर हल्का सा स्माइल दिया, लेकिन बुआ दादी ने हमेशा की तरह उस घूर कर देखा और बिना कुछ कहे अपनी सीट पर बैठ गई। यूर का चेहरा थोड़ा सा उतर गया और ये बात अयांश की नजरों से बच नहीं सकी। अयांश ने एक पल के लिए यूर को देखा और फिर बुआ दादी को। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। मेरी वाइफ को उदास करने की सजा तो मिलेगी, बुआ दादी। तभी एक सर्वेंट गरम चिया लेकर आ रहा था। उसी वक्त उसका पैर अचानक लड़खड़ा गया और पूरी चिया सीधा बुआ दादी की तरफ गिरने लगी। लेकिन उससे पहले ही यूर ने तुरंत बुआ दादी का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। चाय जमीन पर गिर गई और सिर्फ कुछ बूंदें हाय बुआ दादी के हाथ पर पड़ी।
सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कुछ पाल के लिए पूरा हॉल खामोश हो गया। बुआ दादी गुस्से से सर्वेंट पर चिल्ला उठी, कैसे काम करते हो तुम लोग? आज तो मुझे जला ही देते। सर्वेंट डर के मारे कांप रहा था। तभी यूर ने धीरे से बुआ दादी का हाथ पकड़ा। दादी जी, चलिए मेरे साथ, मैं दवा लगा देती हूँ। आज चोरी कुछ नहीं हुआ मुझे, लगा है दादी जी, और अभी आप मेरे साथ चल रही हैं। डांटना बाद में भी हो जाएगा। बुआ दादी ने हैरानी से यूर की तरफ देखा। शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने उनसे इस तरह बात की थी। यूर ने फिर उनका हाथ पकड़ा और कहा, चलिए ना दादी जी, वरना मैं भी यहीं खड़ी रहूंगी। डाइनिंग हॉल में बैठे सब लोग बस उन दोनों को देखते रह गए। कोमल जी और मालिनी जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। जो बुआ दादी किसी की बात नहीं सुनती थी, आज वो बिना कुछ कहे यूर के साथ चल पड़ी थी। अयांश भी चुपचाप ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। उसने मन ही मन कहा, बस इसी दिन का इंतजार था। खून अपने खून को पहचान ही लेता है। कमरे में पहुंचकर यूर ने बहुत ध्यान से उनके हाथ पर दवा लगाई। दर्द हो रहा है? नहीं, झूठ। बुआ दादी ने उस घूर कर देखा। यूर हल्की सी मुस्कुरा दी। क्या करूं दादी जी, मुझे झूठ पकड़ने की आदत है। बुआ दादी कुछ पाल उसकी तरफ देखती रही। उसकी आंखों में एक पाल के लिए वही पुरानी यादें लौट आए। एक छोटी सी लड़की, वही मासूमियत, वही जिद, वही परवाह। उन्होंने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। बहुत बोलती है तू, यूर मुस्कुरा कर बोली, आप भी तो बहुत डांटती हैं। बुआ दादी के होठों पर बिना चाहे एक हल्की सी मुस्कान आ गई। नीचे डाइनिंग हॉल में खड़ा अयांश बालकनी से ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी सोच थी। वो जानता था कि यूर और बुआ दादी के बीच जो रिश्ता बन रहा है, वो आने वाले वक्त में बहुत कुछ बदल देगा। लेकिन वो ये भी जानता था कि जिस सच को वो सबसे छुपा रहा है, जिस दिन वो सच सामने आएगा, उस दिन शायद सबसे ज्यादा दर्द यूर को ही होगा। और शायद उस दिन यूर उससे कभी माफ भी ना करे। अयांश ने आंखें बैंड की और धीरे से खुद से कहा, अगर मेरी नफरत तुम्हें तुम्हारी अपनों के पास लेके जाएगी, तो मैं तुम्हारी नफरत भी कबूल कर लूंगा यूर। और दूर कहीं रोम में कबीर रायचंद अपनी अगली चाल चलने की तैयारी कर रहा था। आने वाला सफर सिर्फ रत्नापुर के मंदिर तक नहीं था, बल्कि एक ऐसे तूफान की तरफ था जो सिंगरायजादा और सिंघानिया दोनों परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। यूर ने बुआ दादी को दवा लगाकर उन्हें उनके कमरे तक छोड़ा और फिर खुद अपने रूम की तरफ चल पड़ी। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा बैंड किया, अचानक किसी ने उसकी कलाई पकड़कर उस अपनी तरफ खींच लिया। यूर एक पाल के लिए डर गई, लेकिन अगले ही पाल उससे वो पहचानी हुई एक्सपेंसिव परफ्यूम की फ्रेग्रेंस महसूस हुई। उसने बिना देखे ही कहा, छोड़ो मुझे अयांश। अयांश के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो उसके थोड़ा और करीब आया और उसके कान के पास धीरे से बोला, वाइफ, तुम्हें नहीं लगता तुम आजकल बहुत ज्यादा हिम्मत वाली हो गई हो? यूर ने सीधा उसकी आंखों में देखा। तुम बिना किसी की परवाह किए किसी को भी हट कर सकते हो। तुम्हें किसी को बचाने की कोशिश करूंगी भी नहीं क्या? दोनों जानते थे कि वो किस बात की तरफ इशारा कर रहे थे। अयांश ने उसकी थोड़ी को हल्का सा ऊपर उठाया। अगर आज वो गरम चाय तुम पर गिर जाती ना। वो बात अधूरी छोड़कर चुप हो गया। यूर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम इतने अजीब क्यों हो अयांश? जब भी लगता है कि मैं तुम्हें समझने लगी हूँ, तब तुम मुझे अपना एक नया चेहरा दिखा देते हो। अयांश कुछ पाल तक उस देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, वाइफ, तुम अभी मेरे बारे में 25% भी नहीं जानती हो। मैं क्या हूँ, क्या कर सकता हूँ, और किस हद तक जा सकता हूँ। उसकी आवाज़ अब पहले से ज्यादा गहरी हो गई थी, और फिर वो थोड़ा सा और करीब आया। सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हें बाकी के 75% तक कभी पहुंचने भी नहीं दूंगा। यूर ने उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन अयांश अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिला। यूर ने नाराज होकर उसकी तरफ देखा। अयांश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रत्नापुर उतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। यहाँ बहुत सारी पुरानी दुश्मनियां हैं, बहुत सारी सियासत है, और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे नीचे गिरते हुए देखना चाहते हैं। उसकी नज़रें एक पाल के लिए खिड़की के बाहर चली गई। फिर वो दोबारा यूर की तरफ मुड़ा। और अब तुम उन लोगों का टारगेट बन चुकी हो। यूर का चेहरा थोड़ा सा सीरियस हो गया। क्या मतलब? अयांश ने जवाब देने के बजाय उसके बालों की एक लत उसके चेहरे से हटा दी। मंदिर में आज तुम मेरे पास ही रहोगी, मेरे आसपास, कहीं अकेली नहीं जाओगी।
यूर ने भौं सिकोड़ी। ये ऑर्डर है? अयांश हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, ये एक वार्निंग है। कमरे में कुछ पाल के लिए खामोशी छा गई। फिर अयांश ने धीरे से कहा, हर मुस्कान के पीछे अच्छे इरादे नहीं होते, यूर। इस हवेली में जो जितना सीधा दिखता है, जरूरी नहीं वो उतना ही सीधा हो। यूर उसकी आंखों में देख रही थी। पहली बार उसे अयांश की आंखों में गुस्सा या जिद नहीं, बल्कि सच्ची चिंता नजर आ रही थी। उसने धीरे से पूछा, तुम मुझे बचा रहे हो या मुझ पर नजर रख रहे हो? अयांश के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। शायद दोनों। यूर कुछ बोल ही नहीं पाई। अयांश उसके करीब से हटने लगा। दरवाजे तक पहुंचकर वो रुक गया और बिना उसकी तरफ मुड़े बोला, जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाओ। मैं वेट कर रहा हूँ। यूर ने उसकी तरफ देखा। अयांश। वो रुक गया। तुम सच में इतने बुरे हो जितना तुम दिखाते हो? कुछ सेकंड्स तक कमरे में सिर्फ खामोशी थी। फिर अयांश ने धीरे से कहा, इस सवाल का जवाब तुम्हें वक्त देगा, वाइफ। और इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। यूर वहीं खड़ी रह गई। उसके दिल में अजीब सी उलझन थी। कभी अयांश यूज डरा देता था, कभी उसकी परवाह करता हुआ नजर आता था, और कभी लगता था जैसे वो किसी बहुत बड़े राज का बोझ अकेला उठाए हुए है। खिड़की से आती हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। नीचे से मंदिर जाने की तैयारियों की आवाजें आ रही थी।